first characteristics of this principal quantum number is that principal quantum number give us the main line of the spectra corresponds to shell. So Bohr gave us the spectral line, and those lines are nothing but our shells. And as we having K, L, M, N and so on shells, so Bohr and principal quantum number is giving that they are first, second, third, fourth and so on shells. Am I right? बात नंबर 3, n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना वो शेल न्यूक्लियस से दूर होगा. It means the value of n give us distance from the nucleus, which in another term we are saying that distance from the nucleus of that shell will be directly proportional to n, जिसको हम कर चुके हैं किस टर्म में, हम कर चुके हैं रेडियस की टर्म में. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा है. सो रेडियस ऑफ शेल की बात किसने की? बोहर ने की. एंड देन there we calculated the value was 0.529 angstrom upon Z into n square. So radius of a shell depend upon principal quantum number n, E. Bohr's theory was applicable only for uni-electronic species, for hydrogen, for helium positive, and for that the energy was only and only डिपेंडिंग अपॉन n, क्योंकि बोहर के टाइम में n ही था. इट मीन्स इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर इंटू z स्क्वेयर में हमने मेंशन कर दिया दैट एनर्जी ऑफ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिपेंड्स ओनली ऑन Z and N by this relationship. जिसको आप जूल में ले लो, जिसको आप पर मोल में ले लो, जिसको आप पर एटम में ले लो, हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं. यस और नो? F. एक बात बोहर ने और कही थी जो N पर डिपेंड करता है. क्या? बोहर ने अपनी थ्योरी में कहा एंगुलर मोमेंटम MBR इज NH upon 2 pi, where n is principal quantum number. It means according to Bohr, angular momentum only depend upon n. According to Bohr, angular momentum only depend upon n. तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि बस बोहर का काम यहीं तक था. बोहर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात नहीं कर पाया. बोहर
जीमैन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया। बोहर स्टार्क इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाया। और उन्हीं इफेक्ट्स की वजह से 3 और क्वांटम नंबर आए, का मतलब बोहर का काम यहीं खत्म हो गया। हां, पर इतना जरूर है कि बोहर ने शेल की बात की है, बाद में पता लगा कि शेल के अंदर सब शेल है। जो कहां से पता लगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ये भी सब बोहर से परे था। हां, एक बात जरूर है कि सब शेल अगर एल रिप्रेजेंट करता है तो एल की वैल्यू भी एन के ऊपर डिपेंड करती है। कभी भी एल और एन सेम नहीं हो सकते। सो एल विच गिव अस द नंबर ऑफ सबशेल, एल हु इज सबसिडियरी क्वांटम नंबर, एल हु इज azimuthal quantum number, L, the another name for L is angular quantum number, and that L ranges from 0 to n minus 1, which means that n and L can never be equal. Which means n and L can never be equal. अब L की वैल्यू मैं बात करता हूं सिक्स्थ शेल की। सिक्स्थ शेल की बात किसने की? बोहर ने। सिक्स्थ शेल तो बोहर के अकॉर्डिंग भी सिक्स्थ ही है, पर उसके अंदर क्या क्या है वो उससे परे है। तो अगर n 6 होता है, L will be from 0 to 5. That is 0, 1, 2, 3, 4, 5. देखा गया कि जिसके लिए L है वो बहुत सिंपल सब शेल है, इसलिए उसको S बोल दिया गया। L1 को P बोल दिया गया, L2 को D बोल दिया गया। अगर आपको ये समझ आता है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फॉर S, L is 0, S is simple, P is principal, D is diffused, and F is fundamental. And thereafter it will go alphabetically G, H, I, J, K. समझ में आ गया या नहीं? तो हमने अपने लेफ्ट हैंड में लिख दिया फर्दर कैलकुलेशन के लिए कि L will always remain 0 for S, where that is 1S, 2S, 3S, sorry, any S, L will be 0. L1 का मतलब होगा कोई P सब शेल, L2 का मतलब होगा कोई D, कोई भी D हो, पर इतना पक्का है कि किसी L2 के लिए N2 नहीं हो सकता। का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि हमारे पास पहला शेल है। पहला शेल है मतलब N is 1. So what will be L? 0 to 0 means 0. It means L is 0. It means there will be only one subshell, and the name is 1S. It means कोई हमसे ये पूछे कि सर 1P नहीं होता, हमने कहा देखिए 1P में P के लिए L 1 है, तो अगर L 1 है तो 1P जो न्यूमरिक है दैट रिप्रेजेंट N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
इट मीन्स अगर वो 1p है तो L तो फिक्स है, P के लिए 1 है, तो अगर L 1 है तो N 1 कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई शेल और सब शेल सेम नहीं हो सकते। हिमाचल और शिमला एक बराबर नहीं है। हिमाचल एक शेल है और शिमला एक सब शेल है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ L विल ऑलवेज बी लेस देन N। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हम सेकंड शेल में गए, सेकंड शेल में गए तो N कितना था? N2 था। N2 था तो L की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 1 तक सिर्फ। 0 मीन्स कौन S? 2S। L1 मीन्स P, कौन P? इसका मतलब सेकेंड शेल में 2 सब शेल हुए, तो हमें बोला गया कि 2D भी लिखते हैं। For DL is how N can be 2? It means आप बोलोगे नहीं 2D नहीं होता। वो पूछेगा क्यों नहीं होता भाई? आप बोलोगे D के लिए फिक्स है कि L2 होता है, so how it can be N2? So minimum value of, अब आया मैं असली बात की तरफ, minimum value of N for any S is 1। कहां से शुरू हुआ? S 1 से शुरू हुआ। For PL is, for PL is 1, so minimum value of N is, इसका मतलब P कौन से शेल से शुरू हुआ? सेकेंड शेल से, इसलिए 1P नहीं हो सकता। For D L is 2, it means N will be 3. It means the D will start from third shell, 3D. You will never come across 2D. So now the question is, what should be the minimum value of N for any F subshell? If it is F, the value of L is 3 and N should be minimum greater than that. It means N will be 4. So F subshell will start from 4F. इसका मतलब 3F नहीं हो सकता। आपसे पूछ लिया गया कि भाई G सबशेल के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ N क्या है? 5G। पहुंच गए ना, हम 5G में आ गए हैं। बस यहीं से याद रखें, हम 5G में आ गए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो H है और L उसके लिए 5 है, का मतलब H कौन से शेल में होगा? शुरू 6th शेल में शुरू होगा। एक बार कोई सब शेल शुरू हो गया तो वो हर शेल में होगा। एस कहां से शुरू हुआ? हर शेल में सिर्फ उसका N बदलेगा, L तो सेम है। अगर S फर्स्ट शेल में है तो S सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है, हर जगह होगा। यह बात अलग है कि फर्स्ट में 1S है, सेकंड में 2S होगा, थर्ड में 3S होगा। इस तरह से 1P तो नहीं हो सकता, पर 2 के ऊपर P हर जगह है, 3 के ऊपर D हर जगह है, F4 के बाद हर जगह है। इसका मतलब हर बार किसी शेल को स्टार्ट करते हुए आप एक नया सब शेल शुरू करते हैं। आपने कहा फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, आप सेकंड में गए, नया सब शेल हुआ कोई शुरू? कौन शुरू हुआ? 2P शुरू हुआ। इसका मतलब एक तो पहले से ही था, उसका नाम अब 1S के बजाय 2S हो गया। इसका मतलब 2 सब शेल हैं। सेकंड शेल में कौन कौन? 2S और 2P।
थर्ड में 3s 3p 3d। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, हमें ये पता लग गया। क्या पता लग गया? हमने लिखी लाइन, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज शेल नंबर। Number of subshell in a shell is shell number, which corresponds to the number of waves. इसका मतलब हुआ फोर्थ शेल में कितनी वेव्स होंगी? 4 होंगी। कितने सब शेल होंगे? 4 होंगे। जब तक 4 नहीं हो जाते बोलते रहना है 4 4 4 4। हो गए 4 सब शेल। इट मीन्स फिफ्थ शेल में जब तक नहीं हो जाते, मैंने कहा हर बार एक नया सब शेल आ रहा है। 5s 5p 5d 5f 5g 5h हो सकता है। For h l is 5, hence n cannot be 5। न तो शिमला और हिमाचल बराबर ही हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही है बातें? इससे पहले कि मैं आगे एप्लीकेशन पार्ट पर जाऊं, ये समझाना जरूरी था। अब बात करते हैं हम कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या क्या दिया जो बोहर से अलग था, क्योंकि बोहर तो हो गया यहां तक। शेल में आपने कुछ भी लिखा है उसमें बोहर का कंट्रीब्यूशन है, बोहर ने बोला है वो। अब हम पहुंचे कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है। मैंने आपको कुछ कहा था कि एक आदमी ने परमाणु बैरियर पर पुलिस अंकल से पूछा कि भाई साहब बताएं, मुझे हिमाचल जाना था, कहाँ है हिमाचल? तो उन्होंने कहा यहीं से शुरू हुआ, बताओ हिमाचल कहाँ जाना है? कहते नहीं, हिमाचल ही जाना है। इसका मतलब शैल तो ठीक बोला, पर शैल के अंदर, इसका मतलब वो आदमी बोहर का रिश्तेदार रहा होगा, क्योंकि बोहर क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? शैल के अंदर है। तो आप 10वीं तक बोहर थे। आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते, बोला लिखो 8 की, बोले 2 और 6, 2 पिछले वाले में चले गए, 6 अगले वाले में चले गए। अब हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें कहां से पता लगा? क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर जैसे आप किसी को अपना एड्रेस देते हो, देखो जी मैं हिमाचल से हूं, अब उस बंदे ने इमेज बना दी, मुझे हिमाचल जाना है, मैं हिमाचल के शिमला से हूं, ओ मुझे कहीं कांगड़ा कोंगड़ा धर्मशाला नहीं घूमना है, सीधा शिमला का टिकट लेना है। मैं शिमला के विद्यापीठ से हूं, तो शिमला इज सब शेल। अब शिमला तो इतना बड़ा है। शिमला के विद्यापीठ जब बोला जी मैंने, तो बस स्टैंड के साथ ही वहां ही आना है जी मैंने। Where the probability of finding that person will be maximum। उस आदमी ने ये कह के कि वो हिमाचल का है, गलत तो नहीं कहा पर एक्यूरेट नहीं कहा। तो समझो बोहर के मॉडल की क्या हालत थी कि वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर है। उसके बाद डिस्कवर हुआ कि शेल नहीं भाई, उस मेन लाइन के अंदर भी सब लाइन है, एंड दैट सब लाइन कोरेस्पॉन्ड्स टू। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज दैट दिस गिव अस द सब लाइन ऑफ द मेन लाइन, एंड दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ सब शेल्स। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं। अब आप ध्यान दें, बोहर ने कहा था MBr इज NH/2π। यहां इन्होंने कहा कि भाई शेल की बात नहीं हो रही है, शेल के अंदर सब शेल की बात हो रही है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल की बात हो रही है, जहां वो हम ढूंढ किसको रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं।
हम बंदे को ढूंढ रहे हैं और हम परमाणु बैरियर से आवाज लगा रहे, भाई तू कहां है? अरे भाई वो तो शेल है, तू तो अभी बड़ी दूर है। का मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम अब किसी सब शेल का होगा। पहले तो उसने बोल दिया किसी शेल का, एंड ही सेड एमबीआर इज एनएच अपॉन 2 पाई, बट द एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल डिपेंड अपॉन एल बट नॉट ऑन एन। मतलब क्या हुआ? दैट अकॉर्डिंग टू एल इंटू एल प्लस 1 अंडर द रूट एन टू एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई को आप ऐसे भी लिख देते हो, एक ही बात है। एच क्रॉस का मतलब भी एच अपॉन 2 पाई ही होता है। इसका मतलब 3s। एजिमुथल क्वांटम नंबर ने बोला भाई मेरे को तो एल से मतलब है, 3 थ्रू कौन है? तो थर्ड शेल के लोग हैं, हम तो शेल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो उसने कहा एस है ना, एस के लिए एल क्या है? 0, इसलिए कहता मेरा आंसर है 0। तो बोहर से हमने पूछा कि भाई 3s का ज्यादा है या 2s का? कहता है 3 और 2 बोलो ना, ये क्या बोल रहे हो तुम? बोहर ने कहा 3 का ज्यादा है भाई। हमने इनसे पूछा 3s का ज्यादा है या 2s का ज्यादा है? कहने लगे सेम है भाई। कितना? 0. So all s according to this formula will have angular momentum कितना? 0. It means in a subshell angular momentum depends upon L, not on N. So for अब फिर पूछा गया कि भाई 2p 3p 4p सबका निकालो। हमने कहा ओ भाई हर p का सेम होगा, क्योंकि हर p का L 1 है। तो 3p बोल टू 4p बोल, जबकि बोहर के अकॉर्डिंग 3 है, ये कोई p पू नहीं है, 3 है और 4 है, और उन दोनों का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग आएगा। इसका मतलब हुआ हमसे पूछा गया कि आप इसकी वैल्यू बताएं। हमने कहा इट विल बी रूट ऑफ 2 इंटू एच क्रॉस। यस और नो? कौन से के लिए? 3p के लिए कि 4p के लिए? अरे भाई जब l के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो l तो सेम है दोनों के लिए। समझ रहे हो? इट मीन्स इट इज रूट ऑफ 2 इंटू एच क्रॉस। इसका मतलब अगर 3D के लिए निकालेंगे तो इट विल बी रूट ऑफ 6। For L for D is 2. So 3D पूछा आपने। 3D MBR will be equal to, yes, D means L is 2, 2 into 2 plus 1 is 3. So my answer is root of 6 into H by 2 pi. All are getting? हो गई कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। उसने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा। वो शेल की बात कर रहा है, ये सब शेल की बात कर रहा है। अब आई असली बात, क्वांटम नंबर क्यों बने? ताकि हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की एनर्जी के बारे में भी कुछ बोल पाएं, क्योंकि यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की एनर्जी तो एन के ऊपर डिपेंड कर रही है। आपको कह दिया गया कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, बोलो 3 की एनर्जी ज्यादा हुई या 4 की ज्यादा हुई? हमने कहा वो तो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भाई, क्योंकि यूनि इलेक्ट्रॉनिक बोला, मैं 3s बोलूं 4s बोलूं, बोहर के टाइम में नहीं था एसुस,
वो तो n देखेगा, n. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू बोहर 4s 4p 4d 4f 4g 4h जो भी मर्जी हो, दे ऑल विल हैव, बिकॉज n इज 4 सेम है. बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब हम क्वांटम नंबर n के बाद कहां पहुंच गए हैं? l में. इसका मतलब हम फंस गए प्रॉब्लम में. कहां फंसे? 3s और 3p में फंस गए. बोहर तो कहता दोनों की एनर्जी सेम है, पर बोहर ने 3 के आगे नहीं देखा कि क्या लिखा है, क्योंकि उसके वक्त में था ही नहीं. पर अब हम ये कह रहे हैं कि अगर 3s है और 3p है तो दोनों के लिए l अलग अलग है. सुन लिया? इसलिए एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज डिसाइडेड बोथ बाय n and l, and the rule is n plus l rule, so called Bohr-Bury's rule. n plus l rule, so called Bohr-Bury's rule. अब ये कहां लगेगा? जहां मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होगी. इसका मतलब 3s और 3p की एनर्जी बोहर से पूछी, बोला सेम है. बोहर-बरी ने कहा नहीं नहीं सेम थोड़ी ना है, n सेम है. कहता l तो अलग अलग है. समझ में आ गई बात? अब बोहर-बरी ने क्या कहा? जो इसने कहा वही आप यूज कर रहे हो, जरा ढंग से सुने. बोहर-बरी ने कहा, पहली बात कही, लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l. Yes, no? Lower value of n plus l, lower is the energy. Lower is energy, and hence first it should be filled. ऐसा किसने कहा? फर्स्ट इट शुड बी फील्ड. ये जो आप बोल रहे हो, ये बात बोहर-बरी की नहीं है. ये बात है अफवाह की. अफवाह ने ये अफवाह उड़ाई कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से भरने चाहिए. मैंने बताया रिसेप्शन पर कौन बैठा है? बोहर-बरी. क्या रूल लगा रहा है? n प्लस एल से क्या पता कर रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, कौन से कमरे खाली हैं और कौन से नहीं है. इसका मतलब हुआ ये काम किसका था? ये काम है अफवाह रूल. अफवाह ने तो ये अफवाह उड़ाई कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होना चाहिए, पर एनर्जी कौन निकालेगा? बोहर-बरी. लाला जी ने यह कहा कि जब आप इस होटल में गैस को रखेंगे तो आप नीचे से ऊपर भरिए. इसलिए रिसेप्शन पर बोहर-बरी को बिठा दिया, जो चिट देता है इसका n प्लस एल इतना है. इसका मतलब द अफवाह प्रिंसिपल इज दैट द इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कौन डिसाइड करेगा? बोहर-बरी. क्या करेगा? n और l दोनों लेगा. जिसका n प्लस एल छोटा है वो कमरे नीचे हैं, और जिसका n प्लस एल बड़ा है वो कमरे ऊपर हैं. पर उसको कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी. उसको प्रॉब्लम यहां आई. बोहर-बरी बैठा ना रिसेप्शन में, प्रॉब्लम यहां आई. यहां क्या हुआ कि 3s का n प्लस एल कितना है? 3. और 2p का कितना है? 3. पड़ गया ना पंगा.
तो इससे बाहर निकलने का उसने जरिया बताया कि देखो भाई, अगर n प्लस एल सेम है ना, तो जिसका n बड़ा है उसको बाद में भरो, वो ऊपर वाली फ्लोर में है। तो हमने यहां क्या लिखा, इफ सेम n प्लस एल, द वन विद क्या, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल बी फिल्ड। का मतलब 3s हो गया। If n plus l is same, the one with lower value of n will be filled, क्योंकि n plus l तो सेम है। The one with lower value of n will be filled। इसका मतलब 3s को नहीं, हम पहले गेस्ट को 2p में भेजेंगे भाई, पता लग गया। और यही वो रूल है जिसने ये सब कुछ डिसाइड किया। अभी अभी आपने कहा फर्स्ट शेल में कितने सब शेल हैं, एक नाम क्या है 1s, दिस इज पहली फ्लोर में कितना कमरा है, एक कमरा है, नाम क्या है 1s है। सेकंड शेल में कितने सब शेल हैं, दो सब शेल है, नाम है 2s 2p। थर्ड शेल में कितने सब शेल हैं, 3 सब शेल है, नाम है 3s 3p 3d। और फोर्थ शेल में कितने सब शेल हैं, 4 हैं, नाम है 4s 4p 4d 4f। इसी तरह से 5 में कितने हैं, 5s 5p 5d 5f 5g। 6 में कौन है, 6s 6d 6f 6g 6h एंड सो ऑन। Am I right? ये उस लाला जी के होटल के सारे कमरों का ब्यौरा है। पर बोहर बरी के पास सारा कंट्रोल दिया हुआ है कि आप देखो कि गैस को कहां भेजना है, किस बेसिस पर, n प्लस एल के बेसिस पर। आप जरा ध्यान से सुने, आप किसी s के लिए l कितना होता है, 0। n प्लस एल बोल रहे हो ना, l कितना है, सो n प्लस 0 इज n। l अगर 0 हुआ तो n प्लस 0 विल बी n। इसका मतलब किसी s के लिए n प्लस l n ही होता है, किसी s के लिए l 0 होता है। तो n प्लस 0 मतलब n का मतलब 1s के लिए n प्लस l कितना हो गया, 1 हो गया। 2s के लिए कितना हो गया, 2 हो गया। 3s के लिए कितना हो गया। ये जो वैल्यूज लिखी हैं, दीज आर वैल्यूज ऑफ n प्लस l। 5s के लिए कितना हुआ, 5 हुआ, उनके नीचे वैल्यूज लिखें। 4s के लिए n प्लस l कितना हो गया, 4 हो गया। 5s के लिए 5 हो गया। 6s के लिए 6 हो गया, ठीक हो गया। सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, यस और नो। एक तो कौन है जिसके लिए n प्लस एल 2 है, दूसरा सब शेल है 2p। क्या निकालना है, n प्लस एल। क्या मैं ना कह दूं n प्लस 1, for any p l is, so n plus l means n plus 1. It means if it is 2p, n plus l is 3p 4 4p 5p। ये देखो मैंने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। 2p के लिए 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गई बात। थर्ड शेल में एक नया सब शेल ऐड हुआ, 2 तो वही है, कौन, 3s 3p जिनकी बात हम कर चुके हैं। अब ऐड हुआ कौन, 3d। फॉर एनी d l is 2। So don't you think for any d n plus l is n plus 2।
and if it is 3D, n plus l will be 5. So आप देखें 3D के नीचे 5, 4D के नीचे 6, 5D के नीचे 7, then 8, then 9. It means अब आप 4th शेल में पहुंचे. तो कितने सब शेल थे? 4. कौन कौन? 4S, 4P, 4D, 4F. F के लिए L. It means so any F n plus L is n plus 3. Yes, no. N plus L is n plus 3, मतलब 4F के लिए n plus L 7. ये देखो यहां लिखा है 7, 8 and so on. समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ जब अफवाह ने कहा the electron should be filled in the increasing order of energy, तो उसने ये थोड़ी ना कहा कि एनर्जी. अब लाला जी ने कह दिया, लाला जी ने कहा अपने एम्प्लॉय को, देखो भाई रूम ऐसे भरने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अफवाह ने कहा, इट शुड बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. और उसके लिए रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया, बोहर भरी, वो n प्लस एल कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर गेस्ट को उस रूम में भेजते हैं. यस और नो? और जब वो आप इलेक्ट्रॉन लेके उस सब शेल को भरने जाते हो, तो फिर आपको मेन लाइन की सब लाइन कौन था? सब शेल. सब शेल के आगे भी कुछ और सब लाइंस हैं. का मतलब वो आदमी परमाणु बैरियर से शिमला पहुंच गया, क्या ढूंढ पाएगा? नहीं. तो शिमला इज सब शेल, विद्यापीठ इज सब शेल से भी अंदर. इसका मतलब इसके लिए हमने अगला क्वांटम नंबर पढ़ना होगा जो हमें लोकल एड्रेस देता है कि शिमला में कहां. And that quantum number is called magnetic quantum number. So be attentive now. और azimuthal quantum number की क्या क्या characteristics हैं? is that this give very important shape of the orbital depends upon L. देखो L की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड की? N के ऊपर. अगर शिमला, हिमाचल जो है छोटी स्टेट है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये डिसाइड होता है कि स्टेट कितनी बड़ी है. अब आप बिहार यूपी के साथ हिमाचल का कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, तो वहां शेल बड़ा है तो सब शेल भी बहुत होंगे. समझ में आ गई? और सब शेल के अंदर कौन है? ऑर्बिटल. वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? कितना बड़ा शेल है. अब वो विद्यापीठ पहुंच गया. विद्यापीठ में कौन से कैंपस में? यहां के नीचे. दैट इज ऑर्बिटल. किसी में कितने हैं विल डिपेंड अपॉन एल. समझ में आ गई बात? सो अगला क्वांटम नंबर की बात हुई और नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number give us the number of orbitals. अरे भाई जब बोहर के टाइम में सब शेल नहीं था तो ऑर्बिटल कहां से हो जाएगा? इसका मतलब ऑर्बिटल इज बियॉन्ड बोहर. बोहर से आगे की बात है ऑर्बिटल. इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. कहां पे? इन अ सब शेल. So these number of orbitals in a subshell is equal to 2l plus 1. किसके ऊपर डिपेंड किया? L के ऊपर. कहता सबशेल कहां है, कैसा सबशेल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपने कहा कि वो 2l plus 1 क्या वैल्यूज, मैंने कहा कि उस लाले ने कहा कि आप 5th फ्लोर पर जाइए
और मुझे बताइए कि 5th फ्लोर में हमारे पास कितने कमरे हैं। तो जब 5th फ्लोर पे हम देखे पहुंचे तो हमने देखा कि 5th फ्लोर पे हमारे पास 5 कमरे हैं, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। कमरे मतलब सब शेल। अब हम उन कमरों के अंदर घुस रहे हैं। सब शेल के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? कमरे के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? बेड कितने लगे हैं? एक बेड पर कितने लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं? 2 को। बस तो बेड पता लग जाए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतने लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आप जब 5S के कमरे के अंदर घुसे, क्या ढूंढने? बेड मीन्स ऑर्बिटल। देन M will be 2L plus 1 वैल्यूज। और जब आप 5S कमरे के अंदर घुसे तो 2L plus 1 मीन्स L for S is 0। तो 5 into 0 plus 1 मतलब 2L plus 1 बोला ना आपने 5th S में। सो 2L, L कितना है इसके लिए? 0। 0 into 2 plus 1 1। वहां एक बेड लगा है, एक वैल्यू M की। एंड द वैल्यू ऑफ M will range from -L to +L through 0। यहां क्या आई रेंज? -0 to +0 through 0 is 0। इसका मतलब उस 5S कमरे के अंदर एक बेड है और उस बेड के ऊपर नंबर लगा है 0। समझिए इस बात को। नंबर ऑफ वैल्यूज इज 2L plus 1 इज नंबर ऑफ बेड्स, और उस बेड के ऊपर क्या नंबर लगा है? इज 0। एक ही नंबर लगा है ना, इसका मतलब एक ही बेड है। एक बेड है तो एक बेड के ऊपर 2 लोग, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ये काम किसको दिया हुआ है? हमने पॉली को। पॉली कहता है कि देखो, एक ऑर्बिटल में किसी 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए। Am I right? इसका मतलब हुआ एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 भर सकते हो। वो भी कैसे? ऑपोजिट स्पिन से। अगर आपने तीसरा भरा तो किसी ना किसी का स्पिन सेम हो जाएगा। किसका मर्डर कर दोगे आप? पॉली का। पॉली का काम है उस कमरे के बाहर पॉली बैठा हुआ है कुर्सी लगाकर, इस रूम के अंदर ओवरक्राउडिंग ना हो। और उस कमरे के अंदरली साइड बैठा है हंस, जिसका काम है कि जैसे ही हम 5P रूम की तरफ आए, 5P, हम उस रूम का दरवाजा खोल रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर रूम इज अ सब शेल। देखते हैं इस रूम में कितने बेड हैं। कितने मतलब 2L plus 1। 2L, L for P is 2 into 1 plus 1 is, मतलब जैसे हम दरवाजा खोलें अंदर 3 बेड होने चाहिए। मैंने कहा लाला बहुत चंट है, बेड के ऊपर भी नंबर लगाए हुए, दरवाजे के ऊपर भी नंबर लगाए हुए। क्या लिखा है दरवाजे के बाहर? 5P। ऐसा ना हो कोई इस फ्लोर से ही दरवाजा चक के नीचे ले जाए, क्योंकि P तो नीचे भी है। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ 3 बेड और 3 बेड पर नंबर लगे हुए थे, -1, 0, +1। अब 3 लोग आए तो ये वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये काम है हंस का। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब हुआ हंस का काम है जब तक हर बेड पर एक नहीं हो जाता तब तक आपने पेयरिंग नहीं करनी है। और जब आपने हर बेड पर पेयरिंग कर दी, आपकी ड्यूटी, अब ड्यूटी शुरू हुई, अब ड्यूटी शुरू हुई पॉली की।
अब पॉली उसके अंदर किसी भी आने वाले को मना कर देता है, नहीं भाई सारा फुल है यहां तो, क्योंकि अगर कोई अब अंदर आया तो किसी ना किसी का स्पिन सेम हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आया? हर्ट्ज ने कहा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हर्ट्ज ने कहा कि अगर वो सारे बेड फुल हैं, फुली फिल्ड, एक सब शेल पर हर्ट्ज रूल सिर्फ उसी कमरे के उन बेड के लिए लगता है जिनका n+l सेम हो। इस ऑर्बिटल के लिए भी n+l कितना है? 6 है, तो इसके लिए भी 6 है, तो इसके लिए भी 6 है। इन तीनों ऑर्बिटल में l की वैल्यू क्या है? 1 है। इन तीनों ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या है? 5 है, तीनों के लिए है ना। और इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m कितना है? अबे -1। और नीचे वाले के लिए m कितना है? मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना है बताओ? 5। l कितना है? 1। m कितना है? -1। इसलिए आपकी बुक में लिखा अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल no two electron in an orbital can have the same value of all the 4 quantum numbers. They will definitely differ in spin quantum number. मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि तुम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो स्पिन किसी ना किसी का। This is what is Pauli's exclusion principle, that no two electron in an orbital can have the same value of all the 4 quantum number. 3 की सेम हो सकती है, चौथा क्वांटम नंबर नहीं सेम हो सकता, जिसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। सुन लिया? इसलिए हमने कह दिया कि 5p में एट द मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। यस नो? s में कितने कर सकते हो? 2 कर सकते हो। d में कितने कर सकते हो? 10, क्योंकि वहां कितने ऑर्बिटल हैं? 5। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि 5 जब भरने होंगे तो हर्ट्ज बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। 5 लोग आए, 5 बेड थे, बोले एक एक हो जाओ सब पे, एक एक हो जाओ को जरा समझिए आप। जब 5 बेड हैं और 5 लोग हैं, मतलब आपके घर 5 दोस्त कैसे आए? कैसे आए? ऐसे दोस्त जो सभी आपके खास हैं, एक ही जगह बिठा दिया आपने। अब एक जगह बिठा दिए तो ऐसा तो नहीं करोगे कि एक को 2 चपातियां खिलाकर उसका पेट तो फोड़ दिया, बाकियों को राड़ी मारने के लिए छोड़ दिया। हर्ट्ज बोलता है ऐसे नहीं करना। हर्ट्ज कहता है मुंह के सामने पार्शियलिटी मत करो, पीठ के पीछे जो मर्जी करते रहो। हो सकता है दूसरे रूम में भी आपके दोस्त हों, और यहां तुम तो वहां तुम तो कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। का मतलब हुआ हर्ट्ज रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n and l, and those orbitals are called degenerate orbital. आप 5d और 5p को कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग दोस्त है, वो अलग दोस्त है। इसका मतलब हुआ n+l सेम होना चाहिए, तभी हर्ट्ज जरूर लगेगा, क्योंकि n+l सेम वाले सारे ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यस सर नो? और फिर आप जरा ध्यान से सुनो, हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन
प्लस हाफ है। हम बाय कन्वेंशन ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, आप नीचे कोई प्लस ले सकते हो तो ऊपर को माइनस लोगे, पर बाय कन्वेंशन का मतलब होता है जैसा लोग लेते आए हैं हम भी ऐसे ही लेंगे। इसका मतलब अगर 5 बेड पर 5 लोग होते हैं तो स्पिन कितना होगा, इज n stands for the number of unpaired electrons। कितने अनपेयर्ड हैं? 5। इसका मतलब द स्पिन विल बी 5/2। सोचो अगर ये लोग अपनी मर्जी से उन बेड पर लेटे होते तो स्पिन तो 1/2 होता। नहीं समझ में आया? अगर वहां हंड्स की ड्यूटी ना होती, समझ रहे हो, हंड्स की ड्यूटी ना होती तो तब तो ऐसा होना था, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, 2 बेड खाली हैं। अगर आपने ऐसा किया तो समझो आपने हंड्स का मर्डर कर दिया। इसका मतलब हंड्स आप छुट्टी पे है क्योंकि आप ऐसा ऊट पटांग कर रहे हो। इसका मतलब हुआ तो क्या घाटा हो गया, क्या घाटा हो गया अगर उसने ऐसे किया? स्पिन कितना आया? 1/2। और वैसे कितना आ रहा है? इसलिए वहां एक टर्म थी आपने ढंग से नहीं देखी। इट इज नॉट हंड्स रूल, इट्स हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये मल्टीप्लिसिटी क्या होती है इज हियर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s + 1। सुना का मतलब जिसका स्पिन ज्यादा उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, और हंड्स के अकॉर्डिंग वो लोग उन 5 बेड पर 5 कहता क्योंकि उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए वो हाफ फील्ड स्टेबल है। एक और रीजन है, और वो रीजन है कि अगर 5 बेड पर 5 लोग हुए तो वहां नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बहुत होंगे। मैंने आपको कहानी सुनाई, 5 कुर्सियों पर 5 लोग बैठे थे और बस पर्दा उठा, बस कैटरीना कैफ दिखनी थी कि बस सब दोस्त लग गए, यार तू इधर आना यार, मेरे को नजदीक से देखने दे। इसका मतलब इस पहले वाले ने 4 लोगों के साथ अपनी सीट एक्सचेंज कर दी, पहले वाले ने। इसका मतलब दूसरे वाले ने कितनों के साथ एक्सचेंज की? 3 के साथ। पहले वाले ने की 4 के साथ, दूसरे वाले ने 3 के साथ, तीसरे वाले ने 2 के साथ, और उसने 1 के साथ। 4 3 7 और 3 10 एक्सचेंजेस हुए। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, more is the exchange energy and hence more is the stability। चलिए वक्त बीता, अब उसमें से एक दोस्त की शादी हो चुकी थी, वो तो पेयर में बैठा है, नहीं समझ रहे हो, वो पेयर में बैठा है, वो कैटरीना कैफ को सीधे भी नहीं देख सकता, छुप छुप के देख रहा है, पर बाकी 4 अभी भी आजाद है, प्लीज इधर आना, मैं उधर आता हूं। इसका मतलब इसने कितने एक्सचेंज किए, इसने कितने किए और उसने कितने किए? 6। और ये पहले कितने कर रहे थे? 10। इसका मतलब एक्सचेंजेस घट गए, एक्सचेंज एनर्जी घट गई। इसका मतलब D5 की स्टेबिलिटी D6 से ज्यादा है। कुछ वक्त बीता तो एक और दोस्त की शादी हो चुकी थी, बस इसका भी हिम्मत तो करे जरा। इसका मतलब हुआ 3 दोस्त अभी भी कहता हम तो फ्री हैं अभी भी। कितने एक्सचेंजेस हुए? 3 एक्सचेंजेस। 3 हुए किस में? D7 में। एक्सचेंज एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी कम है,
स्टेबिलिटी कम है उससे कंपेयर, और वक्त भी था। आज सब अपनी अपनी कैटरीना कैफ के साथ आए हुए हैं, समझ रहे हो आप? बोल रहा है कोई कि तू इधर आ मैं उधर आता हूं। नो एक्सचेंजेस, बट द कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिक. It means D10 is most stable. Then is D5, D6, D7, D8, D9. समझ रहे हो? That's why it is called Hund's rule of maximum multiplicity. कहता है या तो exchanges maximum हो या फिर सिमेट्री हो. मतलब ये कि आपके घर में 5 दोस्त हैं, अबे यार या तो 5 चपातियां दे दो या 7-8 मत दो, 10 दो. इसलिए हंस ने कहा कि आप कहीं पंगे में फंस गए, आपके पास 5 दोस्त आ गए, ये पड़ोस की आंटी का घर है, और 5 दोस्त आ गए और आप बड़े धर्म संकट में हो, 11-9 चपातियां हैं पर अब अगर देता हूं तो भी बदनाम होऊंगा, बोलेंगे देखो जिसने ऐसे किया मेरे साथ. इसलिए उसने पड़ोस की आंटी को बोला आंटी एक चपाती फेंकना. दिस इज हंड्स रूल. एक एक्सचेंज कर सकते हो आप, 1 इज अलाउड. उससे क्या हुआ, ये फुली फिल्ड हो गया तो वो भी तो हाफ फिल्ड है. समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा फुली फिल्ड, देन इट विल बी हाफ फिल्ड, देन इट विल बी हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड के बाद होगा फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, देन इट विल बी हाफ फिल्ड, देन इट विल बी फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, यस नो, and then it will be partially and half filled, and then both partial will be least stable. मेरी बात समझ रहे हो? पता लग गया कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होनी है? क्लियर हो गया या नहीं? अब आइए हम बात कर रहे थे हंड्स रूल की. और हंड्स रूल सिर्फ कहां एप्लीकेबल होगा? जहां n+l सेम होगा. समझ रहे हो? मतलब एक कमरे में जो बेड्स हैं उनके कमरे के अंदर है ना हंड्स, सिर्फ उनके लिए रूल लगा सकता है, दूसरे कमरे के वालों के साथ नहीं रूल लगेंगे भाई. इसलिए मैं आपको कह रहा था कि रिसेप्शन में हमने बिठाया हुआ है बोहरबरी को, वो गेस्ट भेजते हैं, उससे अगला काम रूम तक पहुंचाने का जो बाकी एम्प्लॉइज है उनका है. रूम के अंदर हंड्स कुर्सी लगा के बैठा हुआ, भाई देखो आओ, आप इधर आप इधर आप इधर. जब रूम फुल हो जाता है हंड्स बाहर आ जाता है. अब बाहर बैठा है कौन? पॉली का काम है देखना भाई, अब नहीं जाना चाहिए कोई इसमें. समझ में आ गई बात या नहीं? अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप हर रूम में एक बेड ऐसा है जिसके लिए m, देख लो सामने. आपसे क्वेश्चन किया गया था कि 4th शेल में m0 कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा. वही मैं अब पूछ रहा हूं कि 5th शेल में m0 कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा. 5th शेल में कितने सब शेल हैं, और हर सब शेल में एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसका m0 होता है. इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए m0 हुआ. आप देख लो सामने, अगर आपने इसमें भर दिए 10, इसमें कितने भरोगे 14, इसमें कितने भरोगे 18. आप बताओ, आपके सामने पूरा लेखा जोखा है जो हमें बता रहा है कि 5th फ्लोर पर हम 50 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n².
स्क्वायर, यस और नो। और वो 50 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां हैं, वो 50 लोग हम कहां कहां एकोमोडेट कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। आपने कहा 5 कमरे हैं, सुन लिया, और 5 कमरों में कितने बेड हैं? 25 बेड हैं। 25 बेड हैं। बेड मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज गिवन बाय n स्क्वायर, फिफ्थ शेल है ना। अब ये 25 बेड कौन कौन है? 5s कमरे के अंदर एक बेड है, 5p के अंदर, 5d के अंदर, 5f के अंदर, 7 5g के अंदर, 9 कर लो कितना आया, 9 + 7 + 5 + 3 + 1 कितना आया? आगे 25। हमने लाला जी को पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी। लाला जी 5th फ्लोर में 25 बेड है। लाला जी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ऐसा बताओ कि वहां पर जो -3 वाले बेड हैं उन पर आप कितने लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। आंसर कैसे देना है बता रहा हूं। जो वैल्यू आपको बेड की दी वो किसकी वैल्यू है? वो m की वैल्यू है। उसमें से साइन के इररिस्पेक्टिव उसको L लेना है। आपको क्या पूछा कि -3 वाले बेड पर आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हो 5th फ्लोर में? कौन सा बेड है? -3 का माइनस छोड़ दो, 3 मीन्स L is 3, L3। L3 कौन है? L3 कौन है? F। अब जो L3 है उसके ऊपर हर जगह -3 आएगा, नहीं समझे? L के बाद सब शेल कौन है? G। L3 कौन है पहले तो बताओ? F कौन है? 5F। उसके ऊपर कौन है? 5G। उसके लिए L कितना होता है? 4। जिसके लिए L4 है, क्या उसके अंदर M-3 नहीं होगा? होगा, पर जिसके लिए L3 है उसके अंदर -4 नहीं हो सकता, मतलब हायर वैल्यू उसके अंदर नहीं हो सकती। पर जहां L3 है वहां M-2 हो सकता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ M रेंजेस, M डिपेंड अपॉन L। इसका मतलब हुआ वो हमसे L = 3 से ऊपर वाले रूम की बात कर रहा है। क्या पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए M, कितने लोगों को हम उस बेड पर एकोमोडेट कर सकते हैं जिन पे लिखा है -3। हमने बोला M-3 मतलब L कम से कम 3 तो रहा होगा। L3 मतलब कौन? F। 5th का F मतलब 5F। इसका मतलब वो बात कर रहा है 5F की। कितने ऑर्बिटल, कितने सब शेल थे 5th फ्लोर में? 5s 5p। इसका मतलब इनकी बात नहीं पूछ रहा है। D5F 5G में हर एक के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसका M-3 है। M-3 कितने सब शेल में हुआ? 2 में। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ? 4 के लिए। अब आप सोचो 50 कैसे कैसे हुए? M0 सब में है। कितने बेड हैं? कितने बेड हैं? इस 25 बेड। कितने रूम हैं? इस 5 रूम। हर रूम एक बेड ऐसा है जिसके लिए M0 है। इसका मतलब 5 रूम में 5 बेड M0 वाले हैं। इसका मतलब M0 वाले टोटल लोग कितने हुए? 10। समझ रहे हो? M-1 जो ऊपर वाले रूम हैं उन सब में -1 होगा P और P के ऊपर। कितने कितने रूम ऐसे हैं? 4 रूम, मतलब हर रूम में एक बेड ऐसा है। एक बेड पे 2 लोग, 4 दूनी 8 लोग ऐसे हैं जिसके लिए M-1 है। तो M+1 वाले भी तो 8 ही हुए। कितने हो गए? 8 और 8 16 और 10 26। अब हम पहुंचे M-2 वाले में।
P में L2 नहीं हो सकता तो -2 नहीं हो सकता। इसका मतलब P को छोड़कर बाकी कितने हैं? 3, 3 दूनी 6, 6 के लिए -2, 6 के लिए +2, 6 और 6 हो गए 12, 26 और 12 कितने हो गए? 38। अब बात आई -3 की। -3 कहां हो सकता है? 2 में। तो कितने हुए? 4 और +3 भी कितने हो गए? 8, 38 और 8 कितने हो गए? 46, 46। अब कौन बचा? हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज -4। वो तो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, और जहां -4 है वहां +4 भी है। तो -4 वाले 2, +4 वाले 2 कितने हो गए? 4। 46 और 4 कितने हो गए? इन फॉर्मूलों को लिख रहे हैं। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। Number of subshell in a shell is shell number which corresponds to number of waves. Number of electron in a shell कितने होते हैं? 2n square. Number of orbital in a shell n square. अगर लोग 50 हैं तो बेड कितने हैं? 25 हैं। इन अ सब शेल पूछा तो सब शेल के लिए हम लिखने वाले हैं 2l + 1। समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन अ सब शेल इज 2l + 1. Number of electrons in a subshell is 2 into 2l + 1 because 2l + 1 कौन है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल with same spin is n square. अब आया वो। Number of electrons in a shell is 2n square. So thank you very much.